और मैं आपको इसकी लाख-लाख बधाइयाँ दूँगी कि आप बहुत लोगों के जीवन में एक बहुत ही पॉज़िटिव चेंज ला रहे हैं सर। थैंक यू सर। और बाकी मैं फ्यूचर में बिल्कुल आपका सहयोग भी लेंगे। बिल्कुल, मेरी ये खुशनसीबी होगी और मैं बिल्कुल सर, आप जब बुलाएँगे आवाज़ लगाएँगे, मैं आ जाऊँगी। भी चूँकि वो थोड़ी-सी कॉन्शियस हो गई हैं, हम लोग आज बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं इसलिए, तो आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल समझें कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना आंसर देती हैं, है ना? अभी तो थोड़ा-सा उनके चेहरे पे आपको ऐसा दिखता होगा कि वो हेजिटेट हो रही हैं। ठीक है जी, ये बताइए कि एक एस्पिरेंट्स अभी चूँकि 2024 का जो कैलेंडर है पीएससी का और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे इंटरव्यू देंगे भविष्य में, उनके लिए डैप ही है। तो सबसे ज़्यादा समस्या फीमेल कैंडिडेट के साथ ही होती है कि एज के बाद में समाज का दबाव है। जी। मतलब फैमिली ज़्यादा समाज का दबाव होता है। जी सर। तो आप ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तो आप मैसेज दीजिए और फिर आप पहले तो ये बताइए कि आपने इसको मैनेज कैसे किया? क्योंकि जी अगर सर। आपका दिमाग ही मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स मेरे पूरे हो गए, तो उसके बाद मैंने खुद को पहले मेरी ये प्रायोरिटी हो गई कि अब मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सब पहले सपोर्ट करना है। क्योंकि अब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ या फर्दर एजुकेशन अपने जो भी मेरे एक्सपेंडिचर्स थे, मैं वो खुद फंड करना चाहती थी। तो सर मैंने हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत शिद्दत के साथ कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न बहुत तेज़ी से चल रहा है। बैक टू बैक काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और साथ में रिज़ल्ट्स भी आते चले जा रहे हैं। तो आज लाइव इंटरव्यू सेशन में जैसे लगातार बहुत सारे टॉपर्स के आप देखते चले आ रहे हैं, हम लोग लगातार लाइव सेशन कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में पिंकी जी हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो रिज़ल्ट आया है, एमपीपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है, हालाँकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते थे। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फीमेल कैटेगरी में पिंकी जी टॉपर हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में भी फीमेल कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स उनको मिले हुए हैं। और अब ये हमारे लिए क्यों बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज की सोसाइटी में जहाँ महिला भागीदारी जनरली देखा जाए तो काफ़ी कम है, डिपार्टमेंट वाइज सरकार भी बहुत प्रयासरत है और हम लोग भी ये जो सेशन करते हैं तो एक प्रकार से मोटिवेशन ही है, क्योंकि जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं बच्चे, उनके पास वैसा मार्गदर्शन नहीं होता है जो एक शहरी स्तर पे होता है। तो अब हम लोगों के तो प्रयास भी यही है, जो विक्रम सर्व शिक्षा समिति या एनजीओ के थ्रू हम लोग करते हैं, सरस सर का एक लंबे टाइम से साथ रहा है हमारे साथ में। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो पहले तो मैं पिंकी जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने अपने परिवार के सपनों को, अपने सपनों को, परिवार की उम्मीदों को पूरा किया। थैंक यू तो सर। है ना? थैंक्स अ लॉट। है ना? जी सर। और अब इस क्रम में हमारा सेशन का थोड़ा आउटलाइन आपको बता दूँ। एक तो हम लोगों के पहले इंटरव्यू के अनुभव जो रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार इंटरव्यू हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू, हालाँकि हम लोगों ने मॉक सेशन यहाँ भोपाल में करवाए थे, आगे भी चलेंगे। अभी आईटीआई प्रिंसिपल का हो गया, अभी 21 के आपने देखा होगा स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के इंटरव्यू हैं। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। लेकिन उसके पहले अभी चूँकि वो जस्ट अनुभव लेके आई हैं इंटरव्यू के, तो अच्छी बात रही कि बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ गया। तो जस्ट वो आपके काफ़ी काम आएगा। तो चलिए पिंकी जी, मैं सेशन शुरू करूँगा। सरस सर भी चूँकि एक अनुभवी अधिकारी हैं और उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू फेस किए, तो अपने आप दोनों लोग इंटरव्यू के सेशन के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे बच्चों को। और मैं फिर चूँकि मैं सोशल पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड फिर पिंकी जी से क्वेश्चन लास्ट में करूँगा। और फिर अगर कुछ बच्चों के ऐसे डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा, हम लोग बाद में भी जवाब देंगे, क्योंकि ये वीडियो जो होगा यूट्यूब पे और फेसबुक जो दोनों जगह अपलोड किया जाएगा। चलिए पिंकी जी, तो अपन शुरू करते हैं सेशन। और पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी, चूँकि मुझे जहाँ तक पता है कि काफ़ी सब्र वाला विषय रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि पीएससी में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है, एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का पद है, क्योंकि पीएससी आप लोग देते हैं तो बहुत केवल, हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष है, इसकी मास्टर डिग्री इसमें होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, पिंकी जी आप शुरू कीजिए, फिर सरासर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ आपसे पूछते जाएँगे। चलिए पिंकी जी, बच्चों को बताएँ थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में। सर मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही, इसलिए सब्र का इंतज़ाम मेरा थोड़ा ज़्यादा ही लंबा था। मैं पहले तो यूपीएससी की मैंने तैयारी की थी, उसके बाद कुछ अटेम्प्ट्स मैंने यूपीएससी के साथ भी दिए थे पीएससी की, लेकिन मेरा उसमें कभी मेंस में नहीं हो पाता था, कभी प्रीलिम्स में नहीं हो पाता था। उसके बाद सर मैंने बहुत सारे दूसरे भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए थे,
जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, एसबीआई के पीओ का एग्ज़ाम, पर कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन उसके बाद मेरे जैसे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स खत्म हुए, तो मैंने एक अपना फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ दिया था। उसमें मेरा हो गया था और उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया। पीएचडी के बाद एनरोल करने के लिए मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को भी कंटिन्यू रखा और यहाँ पर मेरी रिसर्च और फेलोशिप भी स्टार्ट हो चुकी थी। जी सर। अच्छा, पीएससी के इंटरव्यू में आपने किसके बोर्ड में अपना इंटरव्यू दिया और आपसे क्या सवाल पूछे गए? सर हमारा बोर्ड ए था, प्रोफ़ेसर कृष्णकांत शर्मा सर का बोर्ड था और जैसे ही मतलब हम लोग एंटर किए रूम में और मेरा जो पहला सवाल था वो ये था कि आप जैसे मेरी जो जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा एड्रेस मेरी कॉलोनी पंचवटी है, हुँ, तो पंचवटी उपन्यास किसने लिखा है? हुँ, और मुझसे पूछा गया कि पंचवटी जो शहर पंचवटी नाम का एक शहर है हिंदुस्तान में, वो कहाँ पे है? फिर सर मुझसे मेरी डेफ में मैंने मेंशन किया हुआ था मेरे रिसर्च पेपर और बुक पब्लिशिंग के लिए। हुँ, फिर शर्मा सर ने मुझसे पूछा कि आपको अपना सबसे बेस्ट रिसर्च पेपर की एक आउटलाइन डिस्क्राइब करनी है। हुँ। उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, क्या सजेशंस या कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए हैं, उसके बारे में बताइए। फिर सर जैसे ही मैंने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन की, तो उन्होंने मुझसे डेटा कलेक्शन, सैंपल साइज़ बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स पूछी। और फिर डेटा एनालिसिस के बारे में पूछा, तो मैंने डेटा एनालिसिस टूल के बारे में बताया कि हमने ये रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किए। फिर उन्होंने वहाँ पर सर एक पेपर और पेंसिल थी, जो कि बच्चों के लिए रखी गई थी अगर उनको कुछ रिटन में चाहिए तो। तो वहाँ फिर उन्होंने मुझे रिग्रेशन कोएफ़िशिएंट का फ़ॉर्मूला लिखने के लिए कहा। रिग्रेशन कोएफ़िशिएंट एक्स ऑन वाई भी होता है, वाई ऑन एक्स, दोनों उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? फिर उन्होंने मुझसे कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस पूछा। कुछ ऐसे सवाल थे जो बहुत ही रिसर्च फील्ड के टेक्निकली बहुत ही डिटेल्ड सवाल थे, शर्मा सर के मुँह से। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कृष्णकांत शर्मा सर हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड के जिनका डिस्कशन पिंकी जी कर रही हैं, वो एक मैथमेटिशियन हैं, उनका कोर सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, इसलिए उनसे इस तरीके के सवाल हुए। जिस स्टूडेंट की या जिस एस्पिरेंट की का बैकग्राउंड या डेफ इस तरीके का होता है, उससे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? गौतम सर भी आपके बोर्ड में थे, तो उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछे? जी सर, गौतम सर ने मोस्टली मुझसे सवाल मेरी हॉबी से रिलेटेड पूछे। मैंने डेफ में अपनी हॉबी को मेंशन किया था कि आध्यात्मिक पुस्तकों, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उसमें मैंने फिर सर ब्रैकेट में थोड़ा स्पेसिफाई भी कर दिया था, अष्टवक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ। तो सर मुझसे श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड सवाल पूछे गए कि कितने टाइप के कर्म मेंशन किए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। फिर उन्होंने सर मुझसे पूछा कि अकाम्य कर्म क्या होता है? और उन्होंने एक गीता का श्लोक का भी मुझसे अर्थ पूछा था और उन्होंने मुझसे अधिनियम, परिनियम और विनियम इनका अंतर या कैसे ये बनाए जाते हैं, ये भी सर उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे। गौतम सर के सवाल मोस्टली मेरी हॉबी से रिलेटेड थे और लेकिन कुछ हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड थे सर। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पिंकी जी का जो इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था, जो मॉक इंटरव्यू था, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे। वो बड़े स्माइलिंग फेस के साथ में वहाँ इंटरव्यू दे रही थी। अभी चूँकि वो थोड़ी-सी कॉन्शियस हो गई हैं, हम लोग आज बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए तो आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल समझें कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना आंसर देती हैं, है ना? अभी तो थोड़ा-सा उनके चेहरे पे आपको ऐसा दिखता होगा कि वो हेजिटेट हो रही हैं। ठीक है, चलिए। पिंकी जी ये बताइए कि एक एस्पिरेंट्स अभी चूँकि 2024 का जो कैलेंडर है पीएससी का और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे इंटरव्यू देंगे भविष्य में, उनके लिए डैफ में हॉबी क्या रोल प्ले करता है? कितना सिग्निफिकेंट है? बहुत सारे बच्चे इसको लास्ट मोमेंट में जब उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, जब वो चयनित होते हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तब जाके वो इस पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। उनको कुछ बताइए, क्या कुछ गाइड करिए। सर हॉबी से रिलेटेड ये माना जाता है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हॉबी से सवाल पूछे जाएँगे, तो हमें हॉबी से रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करनी है और हमें पूरा उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। हॉबी एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो हुँ, आप कि जैसे आप किसी स्पोर्ट्स की हॉबी लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पर थोड़े से क्लमज़ी होके नहीं, आपको एक स्पोर्ट्समैन वाली एक पर्सनैलिटी भी वहाँ दिखानी पड़ेगी। मेरी जैसे एक जो हॉबी थी, वो मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन दिखाया, तो कहीं न कहीं एक सौम्यता भी मेरी पर्सनैलिटी में मुझे वो दिखानी थी, कि मैं सिर्फ़ पढ़ती नहीं हूँ, मैं उनका अध्ययन करती हूँ।
तो हॉबी पहले तो आपको पूरी उसका नॉलेज रखना है, बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज रखना है कि आप कोई चीज़ आउट ऑफ पैशन करते हो तो आपका उसको नॉलेज पूरा होना चाहिए। लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी भी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हॉबी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल। पिंकी जी के कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ अपनी हॉबी डालते हैं वो बुकिश नहीं होनी चाहिए, सीखी हुई नहीं होनी चाहिए, उसको आपने जिया हो, है ना? आप जिए हुए होंगे तो ही आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? कई बार ऐसा भी लगता है कि आप जो है वो आप स्पोर्ट्स की हॉबी डाल देते हैं या आपने अपने जीवन भर जो है तो क्रिकेट खेला है, बट जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आप पीएससी के फॉर्म में डैफ में जो है वो डाल देते हैं कि योग करना या ध्यान करना। आपके चेहरे पर अगर योग वाली शांति नहीं दिखाई देती तो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपके साथ में डिसकम्पेलेबिलिटी जो इस तरीके की दिक्कतें होंगी उनको लेकर के वो आपसे बात कर सकता है, ठीक है? चलिए आगे हम अच्छा, पिंकी जी कुछ बच्चियाँ जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं, उनका एक बड़ा अहम सवाल है कि इंटरव्यू के दिन वो क्या अटायर पहन के जाएँ? जैसे लड़के जो हैं वो तो खैर सूट में चले जाते हैं या शर्ट, पैंट, टाई ये उनके लिए बड़ा यूजुअल है, उनके पास कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। गर्ल्स जनरली इस मुद्दे पर बात करती हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए और क्या वो बोर्ड किस चीज़ को स्वीकार करता है ना? जी सर। सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू जो था मैंने शुरू से ही स्ट्रैटेजाइज़ किया था। इसे मैंने एज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट ही लिया था। तो पर्सनैलिटी पे तो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गर्ल्स हैं वो एक्चुअली अगर साड़ी पहने जो कि बहुत ही एक इंडियन बहुत ही एक रिवर्ड और रिस्पेक्टेड इंडियन अटायर है फॉर द वुमेन। उसको आप पहन सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा जब आप देखेंगे कि हाँ, सब सब उसी ही मोस्टली उसी ड्रेस में हैं। और आप थोड़ी-सी छोटी-छोटी ट्रिक्स कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम पिंकी है, तो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। और जैसे मध्य प्रदेश में अलग-अलग साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, जो प्रसिद्ध साड़ियों का टेक्सटाइल है। धार हो गया धार से बाग प्रिंट हो गए, बटीक प्रिंट हो गए, महेश्वरी हो गया, चंदेरी हो गया। आप ये सब इंडिगो हो गया, आप ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आपके क्वेश्चन्स उस पे भी बन जाएँगे, जिसके लिए आप प्रिपेयर होंगी। तो वहाँ आपकी पर्सनैलिटी भी बूस्ट हो जाएगी, हो सकता है बोर्ड से आपको एक अच्छा-सा कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और आपके कुछ क्वेश्चन भी आपसे बन जाएँगे। बिल्कुल और जब इंटरव्यू बोर्ड से आप बात करेंगे तो उनको ये भी फ़ील होगा कि आपका एक एमिकेबल रिलेशनशिप है, एक आत्मीय संबंध है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो हमारे कला और संस्कृति का जो क्षेत्र है, आप उसकी भी ठीक-ठाक समझ रखते हैं, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पिंकी जी ये है हमारा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में ये इश्यू है कि जब वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और काफ़ी सारी जगहों पर जब अपने मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, तो कई लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो भाषा यूज़ करें जैसे सर माफ़ कर दीजिएगा और बहुत ऐसे भारी भरकम से शब्दों का वो बच्चे चुनाव करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? ऐसे शब्दों का चुनाव करने से लोगों को नंबर ठीक-ठाक मिलते हैं, औसत मिलते हैं या इससे कुछ दिक्कत भी जाती है? सर ये जो गलती है, भारी भाषा का प्रयोग करना ये एक बहुत बड़े मिथ और एक ये इस सोच से जाती है कि हमें ज़बरदस्ती एक अपनी पर्सनैलिटी में अधिकार जाकर दिखाना है। पर सच ये है कि वहाँ जो एक इतना अनुभवी पैनल बैठा हुआ है, वो हमारी पर्सनैलिटी में एक अधिकारी खोजता है। वो देखता है कि क्या हमारी पर्सनैलिटी आगे चल के उस पोज़ीशन को प्रॉपरली देख पाती है कि नहीं। तो हमें एक बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग करना है और बहुत ही सिंपल हमें एक जो बिल्कुल एक बोलचाल की भाषा या एक जो फ्रेंड्स के साथ होती है वैसी तो नहीं, पर एक बहुत ही सहज भाषा, विनम्र भाषा और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करने। बिल्कुल एक जो वर्क प्लेस पे भाषा होती है जिससे एक एनवायरनमेंट बहुत ही पॉज़िटिव रहता है, वो ही भाषा का प्रयोग करना है सर। कभी भी जैसे टेक्निकल भाषा हमारे जवाब लंबे-लंबे बनाती जाए, वो एक्चुअली इंटरव्यू को थोड़ा-सा मोनोटोनस बना देगी और हमारी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा बोरिंग दिखाएगी। जी सर। जो लोग इस साल इंटरव्यू देने वाले हैं, 2024 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो ध्यान रखें, आपके उत्तर बहुत टू द पॉइंट हों, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनको लोक-लुभावना और लंबा नहीं, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज जी। उस पर थोड़ी-सी बात करिए कि अ, कैसी होनी चाहिए? सर मेरी भी जैसे एक एंटर करना है, कुछ जो इस पे मुझे आपसे ही टिप्स मिली थी और बहुत ही फ्रूटफुल रही मेरा वो मॉक इंटरव्यू। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो
सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर होता है, आपको वहाँ रिलैक्स्ड नहीं, थोड़ी अटेंटिव मोड में बैठना है, आपको हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करने हैं और आपको आई कॉन्टैक्ट जैसे पूछा जा रहा है, कभी-कभी सर ये होता है कि जिस पैनल के मेंबर ने आपसे सवाल पूछा है, वो आपके डैफ की तरफ देख रहा है, तो आप और पैनल के मेंबर्स से इंटरैक्ट करिए, उनसे आई कॉन्टैक्ट करिए और सबसे एक सहजता से जैसे एक डिस्कशन होता है, वो एक माहौल में आप वो एक मेंटेन करिए कि हाँ, एक डिस्कशन हो रहा है। आप बिल्कुल डरिए मत कि नहीं मैं सही दे रही हूँ कि नहीं, मेरा प्रॉपर इंटरव्यू जा रहा है कि नहीं। आप एक पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, हैंड मूवमेंट को थोड़ा रिलैक्स रखिए और थोड़ी अटेंटिव मोड में रहिए। तो ये एक सच ये एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। जी सर। नॉलेज और एटीट्यूड जी सर। दोनों में से इंटरव्यू में ज़्यादा मायने क्या रखता है? सर डेफिनेटली एटीट्यूड। जी सर। नॉलेज हमारा रिटर्न में चेक हो चुका है, ऑलरेडी हम उसके बेसिस पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उन्हें एक परफेक्ट एटीट्यूड चाहिए, एक परफेक्ट टेम्परामेंट चाहिए, ताकि जो प्रेशर्स आएंगे एक जॉब के, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो रोल्स होंगे उसके, वो एक हमारा यहाँ पर एक्चुअली इट इज अ टेस्ट ऑफ आवर ईक्यू, हमारे इमोशनल क्वेश्चन का ये टेस्ट है और कुछ हद तक एसक्यू भी, हमारे सोशल क्वेश्चन भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। सर प्रैक्टिकलिटी एक ये है कि ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी टेस्ट ही है। जी सर। मेरा अंतिम सवाल है कि इस साल जो विद्यार्थी देने वाले हैं जी सर। या भविष्य में जो लोग भी देने वाले हैं, जी सर। उनको आपकी तरफ से क्या? मैं सर उनसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप प्रीलिम्स के लिए इंटरव्यू करते हैं, वो तैयारी करते हैं, वो एक कंसिस्टेंट तैयारी है। मेंस की भी तैयारी आप लगातार करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी एक दिन पहले कभी भी नहीं होती। अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, थोड़ा सा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर एक सोशली भी लोगों से घुलिए मिलिए। पर्सनालिटी सर कभी भी किताबों में सिर्फ किताबों से ही घिरे रहने से पर्सनालिटी उतनी हद तक नहीं विकसित हो पाएगी। वहाँ एक विकसित पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जो हर चीज़ को समझे, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से डील कर पाए। वो तभी विकसित हो पाएगी जब हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा सिचुएशंस को देखेंगे, फेस करेंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करिए। अगर आप कभी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उसको एनालाइज़ करिए कि कहाँ-कहाँ आप गलत रह चुके हैं। अपनी उन चीज़ों पे काम करिए और अगर आप फ्यूचर में आपको लगता है ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा मैग्नानिमस बताइए, दिखाइए और बनाइए और देखिए कि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, अगर वो आपको छोटी-छोटी बातों पे टोकते हैं, तो चिढ़िए मत। अल्टीमेटली वो भी एक आपके साथ इंटरव्यू के ही रिलेशनशिप में है डेली लाइफ में। तो उन अपनी छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करिए और अपनी पर्सनैलिटी को अभी से बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, इंटरव्यू के जितने भी बोर्ड हैं, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी औसत उम्र 60-65 इयर्स के ऊपर की होती है। आप सभी के घरों में, हम सभी के घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, पापा के दोस्त या दादाजी लोगों के जो दोस्त आप देख रहे हैं, इन सभी लोगों को आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से टैकल करते हैं, यही इंटरव्यू का एक पार्ट है। ठीक है? अब मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिंकी जी को और मैं विक्रम सर को इनवाइट कर रहा हूँ, वो अपनी आगे की बात रखेंगे और आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे इन्हीं सब चीज़ों के साथ। हम भविष्य में भी इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और आप सभी का साथ इसके लिए अपेक्षित है। थैंक यू। सरस सर ने अपने अनुभवों के साथ में और पिंकी जी के अनुभवों के साथ में हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और अब चूँकि एक जो होता है इंटरव्यू मैन, वो तो हो चुका है, लेकिन अब उसके अलावा भी काफ़ी सारे उत्तरदायित्व होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अब मैं पिंकी जी से पूछूंगा कि चूंकि आपने जो एग्ज़ाम क्रैक किया है वो काफ़ी समय बाद, एक मान के चलिए काफ़ी उम्र के पड़ाव गुजरने के बाद, जनरली लोग 30 अंडर 30 में एग्ज़ाम्स करते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव की कंडीशन रहती है। हालांकि हम मैक्सिमम जो भी हैं फीमेल कैंडिडेट उनके साथ ये देखते आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप इसके बारे में बताएं, इसको आपने कैसे इस प्रेशर को डील किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीएससी की जर्नी जनरली मतलब अपने बोले कि 1-2% को छोड़ दें जी। तो लंबी चलती ही है। तो सबसे ज़्यादा समस्या फीमेल कैंडिडेट के साथ ही होती है कि एज के बाद में समाज का दबाव है, जी। मतलब फैमिली ज़्यादा समाज का दबाव होता है। जी सर। तो आप ये बताइए कि जो हमारे
स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तो आप मैसेज दीजिए और फिर आप पहले तो ये बताइए कि आपने इसको मैनेज कैसे किया, क्योंकि जी अगर सर। आपका दिमाग ही शांत नहीं होगा तो वो एग्जाम निकाल पाना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि एक लंबा समय, आपने भी बोला कि आपने यूपीएससी की भी लंबे टाइम तक स्टडी की, जी सर। तो आप थोड़ा बताएं जो फीमेल कैंडिडेट इस टाइम पे कर रही हैं जी सर। उनको कुछ मैसेज दीजिए आप। जी सर। सर मेरे साथ भी परेशानी थी, समाज का दबाव हर एक लड़की के साथ होता ही है और कुछ एज के बाद तो सच है ये लड़कों पर भी डाला जाता है कि आप अपना दायित्व समझें, जो सामाजिक दायित्व है, जो सोशल फॉर्मेट में है, हमें कहा जाता है कि वो फॉलो किया जाए। सर मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स मेरे पूरे हो गए, तो उसके बाद मैंने खुद को पहले मेरी ये प्रायोरिटी हो गई कि अब मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सब पहले सपोर्ट करना है। क्योंकि अब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ या फर्दर एजुकेशन अपने जो भी मेरे एक्सपेंडिचर्स थे, मैं वो खुद फंड करना चाहती थी। तो सर मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ रुख किया, एक थोड़ा-सा ये गैप लिया और जैसे मेरी फेलोशिप स्टार्ट हो गई, मेरी पीएचडी में मैंने एनरोल किया, मेरी फेलोशिप स्टार्ट हो गई और मेरा थोड़ा-सा डेटा एनालिसिस की तरफ भी मेरा ज़्यादा एक मेरा पैशन रहा है वो और मेरा इंटरेस्ट है वो, तो वो भी मैं अपने साथ कंटिन्यू करती रही। और जब आप फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो परिवार के मन से एक चिंता थोड़ी दूर हो जाती है कि आपको कौन देखेगा आगे या आप क्या आप अपने बारे में सीरियस हैं कि नहीं? वो परिवार का थोड़ा मन एक तरीके से हमारे गार्जियंस का मन थोड़ा-सा एक सैटिस्फैक्शन पाता है कि हम अपने दायित्व, अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं और समझदारी से अपने फ्यूचर को देख रहे मतलब हैं। एक फ्यूचर सिक्योरिटी, इसको शब्द बोलें क्या आप कि जी सर, जी सर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक स्टेज के बाद आपको देखनी चाहिए। आप बार-बार वही चीज़ सालों-साल वही चीज़ नहीं कर सकते। थोड़ा आप एक आपने पहले सीरियसली अपनी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी को दीजिए, पर हो सकता है कुछ कारणोंवश से वो डिले हो सकती है। फिर थोड़ा-सा खुद को उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपका सच है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी रिफ्लेक्ट होगी। इवन आपके पर्सनैलिटी तो आपकी इंटरव्यू में चेक की जाएगी ना, लेकिन वो फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस इस पे भी आपको जो है ना सर मोटिवेशन। इम्पैक्ट डालता है, मोटिवेट करता है। एक वो मन से जो एक घबराहट होती है या चिंता होती है, वो हट जाती है। तो वो फिर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने ड्रीम को अल्टीमेट ड्रीम को चेज़ करने के लिए आपको कुछ टाइम दे देती है और एक आप भी एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है उससे। जी सर। मतलब जो पिंकी जी ने बताया है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, अगर तैयारी करने कोई आ रहा है एग्जाम्स की, खासतौर से सरकारी एग्जाम की, तो ये तो तय है कि वो मिडिल क्लास के इर्द गिर्द ही होगा। अदरवाइज वो तैयार, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी पहले समृद्ध परिवार हैं, तो उनको तो ऑलरेडी अपने फादर के साइड से या ऐसा कुछ बना बनाया बिजनेस बड़ा मिल जाता है, तो उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पे तैयारी करने वाला एक बड़ा वर्ग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े परिवारों के लोग नहीं आते, लेकिन ये जो बड़ा वर्ग है, मेरे हिसाब से वो एक मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से है। ये माता पिता भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इसको दबाव ना बोले। जो आज पिंकी जी से बात करके मुझे लगा कि दबाव नहीं, एक प्रकार से वो आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि एक टाइम बाद आपकी जिंदगी ऐसी हो जो वो नहीं देखना चाहते, और होता भी है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं एक समस्या, और खासतौर से फीमेल्स को तो फेस करनी ही पड़ती है बिल्कुल। क्योंकि बॉयज किसी भी टाइप का जॉब कर सकते हैं, वही मार्केटिंग का भी कर सकते हैं, फील्ड जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए एक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं जहां एक सिक्योरिटी के पॉइंट से अपन देखते हैं। तो जो पिंकी जी ने बताया कि एक जो लंबे टाइम से तैयारी कर रही है फीमेल कैंडिडेट, तो वो इस पिंकी जी के सजेशन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े। और हम लोग ये मैटर आज इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछले 5-6 सालों से हम लोग भी बहुत स्टूडेंट्स को जानते हैं अपने, तो जो इस अवसाद से गुजर रहे हैं। तो उस चीज को हटाने का तरीका उन्होंने बोला, आप अपनी चॉइस के हिसाब से चुन लीजिए। जैसे पिंकी जी को टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी, जी। तो उन्होंने टीचिंग वाली फील्ड में कदम रखा, और जब मन स्थिर होगा तो फिर हर चीज स्थिर होगी। और अगर वही आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसमें क्या होगा, आप पारिवारिक भी न्याय नहीं कर पाते हो और व्यक्तिगत तो न्याय हो ही नहीं पाता है। तो कुल मिला के ये है कि आप साथ में लेके चलें इसको। कई लोग प्लान बी बोलते हैं, प्लान ए और प्लान बी का आप लोगों ने काफी सारी अभी वेब सीरीजें देखी होंगी, तो प्लान बी का कॉन्सेप्ट यही था जो पिंकी जी ने बताया है कि लाइफ में एक प्लान बी एक एज के बाद, एक समय के बाद में कर लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि घर वाले आपको आपसे अलग, अपने से अलग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। तो एक मुद्दा हम लोगों ने थोड़ा लंबा इसलिए डिस्कस किया।
तो चलिए पिंकी जी, जैसे हम लोगों का प्रोग्राम चलते हैं, जी हम लोग एनजीओ के थ्रू रन करते हैं प्रोग्राम, और उसमें आपको भी इसी थ्रू आप यहाँ पे देने आए हैं, तो आप हमारे इन प्रोग्राम्स को कैसे देखते हैं? मतलब जो हम लोग करते हैं सोशल वेलफेयर बोलिए, या जो हम लोगों के किफायती प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हर चीज निःशुल्क भी नहीं हो पाती, जो लोग हम अपने हिसाब से, उस टाइम मुझे याद है आपसे जब बात हुई थी जी तो आपने बोला था सर फीस तो ले लीजिए, हाँ कि आप फ्री क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग एक करते हैं कि जो हमारे बजट में होता है वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज नहीं हो पाती है, जी तो हम लोग जो इस विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं किफायती शिक्षा की, तो आप अपना इसमें थोड़ा नजरिया प्रस्तुत करें कि किस टाइप से आप इससे प्रभावित हैं, जी क्योंकि लाभान्वित तो हुए ही हैं, जी थोड़ा इस पे बिल्कुल जरूर अनुभव आप बताएं थोड़ा सा। सर। उस टाइम मैंने आपको ये जरूर कहा था कि कुछ ले लीजिए, जो भी फीस मिनिमम अगर, फीस। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने सुना कि आपका इतना एस्टीम्ड पैनल आप बना रहे थे, शरद सर थे, आप थे, बघेल सर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इतने नॉवल एफर्ट के लिए किस तरह मैं आपकी एनजीओ को कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और सर लाभान्वित तो मैं शायद ये सवाल मैं शब्दों में नहीं डाल पाऊंगी, लाभान्वित तो मैं हूं ही, वो तो जग जाहिर है। पर जैसे आपका जो मॉक इंटरव्यू था, मेरी कुछ फेलो कैंडिडेट से बात हुई थी, तो वो मॉक इंटरव्यू कह रहे थे हम नहीं देंगे, वो डर रहे थे मॉक इंटरव्यू से। मैंने मॉक इंटरव्यू में ये देखा, जो इम्पैक्ट जो मैंने एहसास पाया आपके मॉक इंटरव्यू से, कि जो भी मेरा मॉक इंटरव्यू रहा उसमें मैंने अपनी कमियां खामियां देखी, और मैं फिर उस पे काम करने से डरी नहीं। फेलो कैंडिडेट्स ये सोचते हैं मॉक हमें कमियां खामियां निकाल के हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें भले जैसे सर हमारे इंटरव्यू में थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया तैयारी के लिए, पर हमें जितना भी समय मिला, हम अगर दृढ़ता से लगे तो मॉक इंटरव्यूज के जो भी हमें वहां से इनपुट्स मिल रहे हैं उस पे काम करेंगे तो जरूर हमारे रिजल्ट पे और फाइनल इंटरव्यू पे वो दिखेगा। और आपके तो सर मैं प्रयासों की क्या तारीफ करूं, मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपके प्रयास इतने सच्चे हैं और इतनी उनमें दृढ़ता है कि रिजल्ट तो सामने ही है, कि आप जो है ना इतने 12 सिलेक्शंस में से 2 सिलेक्शंस तो आपके ही इंस्टीट्यूट से आए, और ये बहुत ही एक नॉवल एफर्ट है। रिसोर्सेस हर एक चीज के लिए जरूरी होते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये एक आपकी भावना कि नहीं हम रिसोर्सेस उतने ही लेंगे जितना हमारे सेवा करने के लिए, ये सर्विसेज देने के लिए हमारे लिए पर्याप्त हो। और आप क्या जो रीच है खासकर भोपाल में, सर मैं तो बहुत परेशान थी कि मैं इंदौर में कैसे सस्टेन कर पाऊंगी मॉक इंटरव्यूज के लिए, पर आपकी वजह से वो एक आपका एक ही मॉक मेरे लिए साबित हुआ। वो कहते हैं ना सर 100 सोनार की एक लोहार की, वो मेरे लिए साबित हुआ, वो ही एक मॉक था मेरा। तो बहुत ही एक नॉवल एफर्ट, और मैं आपको इसकी लाख लाख बधाइयां दूंगी कि आप बहुत लोगों के जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं सर। थैंक यू सर। और बाकी मैंने, आपने जब फीस की बात की थी तो मैंने कहा था हमें फीस नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, हाँ हम जी सर। फ्यूचर में बढ़ते हैं, क्योंकि आज आप एक ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स आपसे जुड़ेंगे एक यूनिवर्सिटी के, जी जी तो सर। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो एक किफायती मिशन चला रहे हैं बहुत टाइम से, तो उसमें आप जैसे ही एक जो बुद्ध वर्ग है जी वो अगर हमारे साथ आता है तो डेफिनेटली हम अपनी चीजें और ऐसे वंचित वर्गों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए मैंने बोला ना, यहाँ बड़ा क्राउड वो है ना जिसके पास संसाधन नहीं है, तभी वो उसके लिए अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सर। तो हम लोग इस प्रोग्राम में फ्यूचर में बिल्कुल आपका सहयोग भी लेंगे। बिल्कुल मेरी ये खुशनसीबी होगी, और मैं बिल्कुल सर आप जब बुलाएंगे आवाज लगाएंगे मैं आ जाऊंगी। तो चलिए इसमें एक एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मेरे ख्याल से मेजर तो शरद सर ने जो इंटरव्यू के इर्द गिर्द के क्वेश्चन थे, तो एक तो हम लोगों ने वो गर्ल्स को रिलेटेड, और बाकी अच्छा एक चीज आप बताइए, जैसे आप एजुकेशन, अब चूंकि पूरा का पूरा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या महसूस करते हैं कि जो हम लोग फ्यूचर में अपने आप को और ज़्यादा कुछ सुझाव अगर दे सकें, क्योंकि हालांकि हम अपने स्तर पे तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी आ रहा हो कि जिसमें आपको लगता है कि हम लोग और क्या करें। वैसे तो हालांकि अब अपनी सोच और समझ, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जी सभी सर। के एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, तो आप इसमें अगर कुछ सुझाव दे पाए हमारे इस प्रोग्राम को लेके, जी सर। किफायती शिक्षा मिशन जो हमारे चल रहे हैं। जी जी सर। सर आपके जो किफायती मिशन चल रहा है सर, ऑलरेडी आप अपने इंस्टीट्यूट पे एक ऑरा ऐसा बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक आंतरिक शक्ति भी मिल रही है एजुकेशन के साथ।
दूसरा सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे बच्चे अभी सिविल सर्विसेज़ में आ रहे हैं और ये एक बहुत सारा आपके जीवन का समय ले रहा है और समय भी वो सर जब आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, आप अपने फुल यूथ में हैं, तो ये सिर्फ़ एक सिविल सर्विसेज़ की तैयारी का समय न बन के एक आपके सुंदर भविष्य का समय बने, आप अपनी एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करें कि हो सकता है किसी कारणवश हर एक इंसान सिविल सर्विस नहीं बन सकता सर, हर एक लिमिटेड पोस्ट आती हैं। लेकिन आप इस समय को इस तरीके से खुद को इस तरीके से बिल्ड करें कि आप कहीं भी खड़े हो तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए कम नहीं हो। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन जाएँ। सर बस मैं यही सुझाव दूँगी कि बच्चे खुद को सीमित नहीं रखें इसमें। खुद सर, अपने शिक्षा अलग-अलग मतलब डायमेंशंस केवल खोजें। एग्जाम तक सीमित नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। मतलब अपने जीवन में आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप हर चीज पे न्याय कर पाए। न्याय शब्द का मतलब ये होता है कि जी, किसी भी चीज को जस्टिफाई कर पाए कि आप फ्यूचर में कर क्यों रहे हैं। जैसे आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका जस्टिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि एक मैक्सिमम स्टूडेंट तक किफायती शिक्षा पहुंचे और वो लोग भी कर सकें। क्योंकि देखिए ड्रीम होता है, देखिए ड्रीम मैं भी देखता हूँ, हर कोई देखता है, तो वो तो प्रायोरिटी में लेके चलना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी देखते हुए चलना है कि आपको प्लान बी का भी ऑप्शन लेके चलना है एक टाइम के बाद में। और अगर शिक्षा ही आप पा रहे हैं तो इसको ये ना सोचिए कि आपने जो पाया है वो केवल एग्जाम तक था, उसके बाद सब खत्म। जी, तो वो आपके व्यक्तित्व में जीवन भर रहेगा। आप अपनी अगली पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं, इस समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच बना सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है वो ऐसे पिछले सोसाइटी से आए हो। सोसाइटी का मतलब ये है कि वहां तक संसाधन नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो पिछड़ापन है वहां पर। तो आप यहाँ से जब बन के जाओगे, क्योंकि आप एक प्रकार से मानव संसाधन बन के उस क्षेत्र में जाते हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स बन के जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। तो सर सरल से मैं बोलूंगा एक फाइनल क्वेश्चन अपने साइड से, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। फिर जिन बच्चों के बहुत डाउट होते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। हालांकि पिंकी जी ने काफी अच्छा सेशन यहाँ पर जो हुआ हमारे पिंकी के साथ में। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपकी ओर से, सेशन एंड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू पिंकी मैम। एक लास्ट क्वेश्चन, हालांकि अब आ चुकी पिंकी मैम हम लोग के साथ में है, तो हम उस पर एक क्वेश्चन, वही जो इंटरव्यू का सेगमेंट है उसी को लेकर के एक बात करते हैं। अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे पहले हम लोग का एक लंबा डिस्कशन हो रहा था उनके इंटरव्यू को लेकर के। वो अपने अनुभव हमसे साझा कर रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि गौतम सर जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, ना केवल उनके बल्कि उनके पहले जो कैंडिडेट गए होंगे और उनके बाद जो कैंडिडेट गए हैं, इवन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब मैंने अभी अपना अनुभव साझा किया कि गौतम सर का जो नेचर है, वो जिस तरीके से एग्रेसिवली क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को ग्रिल करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसे चेक करते हैं, आपके सही जवाब को भी वो नकार देते हैं। तो आपको किस तरीके का माइंडसेट अंतिम तक बना के रखना चाहिए, जो आपकी सफलता को निर्धारित करेगा, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि आप अपनी बात पर टिके रहे, है ना? एडामेंट होना, जिद्दी होना एक अलग बात होती है, अपनी बात को एक फर्म तरीके से कह करके और अपनी बात पर टिके रहना एक अलग बात होती है। तो मैं क्वेश्चन पिंकी जी से करूंगा कि कॉन्फिडेंस को लेकर के गौतम सर ने जो आपसे क्वेश्चन किया था वो एक बार और साझा करें, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। सर गौतम सर के जो मेरे क्वेश्चन्स थे मोस्टली वो मेरी हॉबी से ही रिलेटेड थे। तो कहीं न कहीं जैसे एक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन है, तो वहाँ पर एक ऐसे जवाब सटीक जवाब नहीं दिए जा सकते थे। वहाँ पर एक परसेप्शन कैसे एक मैं अपना परसेप्शन बता सकती थी। तो वहाँ पर सर गौतम सर के इंटरव्यू में ये रहा कि कहीं उनका या डिसएग्रीमेंट आता था, तो कहीं न कहीं वो एक मैं समझ गई थी कि वहाँ मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है और ये मेरा मैंने जो एक ये माइंडसेट वहाँ पर मेंटेन कर पाई, एक पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाई उनके इंटरव्यू के दौरान, वो कहीं न कहीं मेरे मॉक इंटरव्यू का ही रिज़ल्ट था। क्योंकि जिस तरीके से मुझे मॉक इंटरव्यू में हैंडल करना सिखाया गया, वहीं मेरा मेन इंटरव्यू में मुझे एक बहुत वहाँ पर लाभ मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आपके जब इंटरव्यू हो रहा है, तो आप ये कभी भी नहीं सोचें कि आप 100% क्वेश्चन्स के आंसर देंगे। आप गूगल नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जो जानता है और काफ़ी चीज़ें नहीं भी जानता है। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर भी जाता है, इंटरव्यू में नीचे भी जाता है। जो चीज़ अनअफेक्टेड होनी चाहिए वहाँ पर वो है आपकी पॉज़िटिविटी, आपकी रिसेप्टिविटी। हाँ, ठीक है, मुझे जवाब नहीं आता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लगेगा। आपके चेहरे पे एक
सौम्यता होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी और विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि सर आप जिस पैनल के सामने बैठे हैं वो बहुत ही एस्टीम्ड पैनल है, और आपका हो नहीं हो वो तो अलग बात है, पर आप वहां से लाइफ टाइम के लिए कुछ सीख के ही निकलेंगे। ये आपका एटीट्यूड इंटरव्यू में होना चाहिए कि मेरी एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू मैं गुजरने वाला हूँ इंटरव्यू में। बस उसी एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू दीजिए, और ये एटीट्यूड ही आपके मार्क्स हैं, और क्वेश्चंस के आंसर आप देते हैं नहीं देते हैं, एक नॉलेज, हर सिविल सर्विस एस्पायरेंट काफी प्रिपरेशन और नॉलेज का एक रिजर्वायर होता ही है। नॉलेज तो आपका टेस्ट हो ही जाएगा, बस आप अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करिए, वो बेहतर रहेगा। थैंक यू पिंकी जी। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं और उसमें से जो भी लोग आगे इंटरव्यू देने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें, आपका नॉलेज मैटर करता है, लेकिन केवल नॉलेज ही नॉलेज वहाँ पर मैटर नहीं करता। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात कही जाए कि इंटरव्यू अच्छा किसे माना जाए, वो इंटरव्यू अच्छा माना जाएगा जब आपकी प्रेजेंस में वो बोर्ड आपसे सहज हो और आप उनके प्रश्नों को सहजता से डील कर पाएं। ठीक है, सहजता से डील करने का मतलब ये भी है कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती उन्हें मैं ऑनेस्टली स्वीकार कर लूँ और मैं उनको सीधे क्लियरली बोलूँ कि सर ये इसका मुझे ज्ञान नहीं है ना। आप सॉरी बोल के स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद। आज के सेशन में पिंकी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जो अभी इस बार की गर्ल्स की टॉपर हैं। सहायक कुल सचिव का जो रिजल्ट आया हुआ है, विक्रम सर्व शिक्षा समिति और आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी की तरफ से हम सब आपका ढेर सारा धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग के साथ में जुड़े रहे। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको हम बिल्कुल लेंगे। आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, आप हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं, और भविष्य के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से लाभान्वित कर पाएं। और किसी भी सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।